नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपके कमोडिटी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देते हैं। साथ ही कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग रणनीति बनाने में भी हम आपकी मदद करते हैं। आपके पास कोई भी सवाल हो तो सवाल पूछे। नंबर है 9136934058 पर अपने सवाल हमें व्हाट्सएप करें, अपना नाम भेजें, अपने शहर का नाम भेजें, फिर अपना सवाल भेजें और सिर्फ कमोडिटी से जुड़े हुए सवाल ही इस नंबर पर भेजें। अगर आप सोशल मीडिया पेज के जरिए भेजना चाहते हैं तो फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के जरिए भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। नवनीत दमानी है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से, और भूपेश शर्मा है टेक्निकल एक्सपर्ट है। और साथ ही ब्रॉडर आउटलुक पर, कमोडिटी मार्केट के ब्रॉडर आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ जाने माने कमोडिटी एक्सपर्ट और कमोडिटी गुरु जी चंद्रशेखर सर भी हैं। आप तीनों मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। चलिए, सबसे पहले गोल्ड की बात होगी, क्योंकि जिस तरह की गिरावट हम गोल्ड में देख रहे हैं, अब 2022 की ऊंचाई से करीब करीब 10% की गिरावट आ चुकी है। महीने भर में 1500 रुपये एमसीएक्स पर गोल्ड के भाव सस्ते हो चुके हैं। कॉमेक्स पर $100 से ज़्यादा की गिरावट आ चुकी है। चंद्रशेखर सर, क्या लग रहा है, गोल्ड में और गिरावट की आशंका है? क्योंकि एक अहम इवेंट है, अगले 2 दिनों में वेडनेसडे को फैसला आ जाएगा फेड का। बाजार को लग रहा है, कई सारे एक्सपर्ट्स को लग रहा है कि 1% भी ब्याज दरें अगर बढ़ सकती हैं। अगर 1% अगर ब्याज दरें बढ़ाई जाती है तो कितनी गिरावट की संभावना बढ़ सकती है? वैसे कई दिनों से सोना काफ़ी दबाव में है, और उसका जो नतीजा है हम देख रहे हैं। मार्केट में तेज़ी से गिरावट हो रहा है विश्व बाज़ार में। अब जो फेड का मीटिंग होगा इस हफ्ते, उसमें ज़रूर कम से कम 75 बेसिस पॉइंट तो ब्याज दर बढ़ेगा, उसका उम्मीद है। मगर कई एनालिस्ट ये भी मानते हैं कि इतना महंगाई यूएस में बढ़ गया है और वो कम नहीं हो रहा है, तो शायद फेड एक बड़ा कदम उठा करके 100 बेसिस पॉइंट भी इंटरेस्ट रेट को बढ़ा सकता है। तो इसके लिए काफ़ी दबाव में आया है। तो डॉलर मजबूत होगा, बॉन्ड यील्ड सुधर जाएगा, गोल्ड में काफ़ी दबाव और भी निकलेगा। तो 75 बेसिस पॉइंट तो अब मार्केट में फैक्टर हो चुका है, मगर 100 बेसिस पॉइंट हुआ तो ज़रूर सोना दबाव में आएगा, नहीं तो इतना ज़्यादा दबाव में आने का कोई कारण नहीं है। ओके, यानी जो 3/4% है 75 बेसिस पॉइंट्स की, बाजार में डिस्काउंटेड है, तो बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेगा बाजार। लेकिन अगर 1% अगर ब्याज दरें बढ़ी तो दिक्कतें बढ़ेंगी। ऐसे दोनों तरह के सिनेरियो बन रहे हैं। नवनीत जी, आपको क्या लग रहा है, किस तरह से तैयारी करनी चाहिए और कौन से सपोर्ट लेवल के पास स्टॉप लॉस लगाना चाहिए ट्रेडर्स को? विश्वमोहन जी, अगर हम देखें तो गोल्ड प्राइसेस करीब करीब $1740-50 के आसपास ट्रेड करी थी 2 हफ्ता पहले, और अभी $1670-1660 के रेंज में ट्रेड कर रही है। तो कहीं ना कहीं 100 बेसिस पॉइंट से 75 बेसिस पॉइंट के बीच का जो दायरा है वो गोल्ड में ऑलरेडी रिफ्लेक्ट होने लग गया है। और अगर 75 बेसिस पॉइंट होता है, जैसे चंद्रशेखर सर ने भी कहा, कि तो कुछ खास रिएक्शन नहीं आएगा, इनफैक्ट थोड़ा सा मार्जिनली पॉजिटिव हो सकता है, बट 100 बेसिस पॉइंट विल बी ए शॉकर, जिसकी वजह से थोड़ा दबाव बनता हुआ नजर आएगा। मेरा मानना ये है कि बहुत शॉर्ट टर्म के लिहाज से 1650-1660 काफी क्रिटिकल सपोर्ट्स है, और जब तक वो नहीं टूट जाते, एक छोटा मोटा पुल बैक या बाउंस वापस 1700 की तरफ देखने मिल सकता है। अगले 2 दिन थोड़ा सा क्रिटिकल है, तो प्री इवेंट रैली के हिसाब से मैं थोड़ा सा बाय के साइड पे रहूंगा। 49,000 के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है। 49,400 49,700 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। ओके, चंद्रशेखर सर, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? हाँ, ज़रूर। ये तो अभी हम मार्केट ने मान लिया है कि 75 बेसिस पॉइंट का तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, मगर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो जो फेड का मिनट्स निकलेगा, जो फेड चेयरमैन जो बोलेगा, आगे वाला फॉरवर्ड गाइडेंस क्या मिल रहा है फेड से, मार्केट बहुत गौर से उसके ओर देखता होगा। और समझो आगे का फॉरवर्ड गाइडेंस इतना तेज़ी से इंटरेस्ट रेट बढ़ने का संभावना नहीं होगा उनका गाइडेंस से, तो मैं समझता हूँ गोल्ड पे इतना ज़्यादा असर नहीं आएगा। मगर आगे जाकर के भी रणनीति फेड का होगा कि इंटरेस्ट रेट 75 बेसिस पॉइंट 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाने का, तो फॉरवर्ड गाइडेंस का आधार में ही अब गोल्ड आगे चलेगा। ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा विल डिपेंड ऑन
ऑन द फॉरवर्ड गाइडेंस। ओके, देखते हैं अब किस तरह की कमेंट्री आती है, आगे किस तरह के गाइडेंस मिलते हैं और आगे क्या समय सीमा तय होती है, कब वो रोल बैक करने की तैयारी करेंगे। ये सब कमेंट्री से जो निकल कर आएगा ये बाजार को आगे ड्राइव करेगा, ऐसा चंद्रशेखर सर को लगता है। भूपेश जी, आपको क्या लग रहा है, आपको कौन से ऐसे टेक्निकल्स लेवल सलाह आप देंगे ट्रेडर्स को जिन पर ध्यान देना चाहिए, और क्या स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करने की सलाह दे रहे हैं गोल्ड में? जी नमस्कार विश्वमोहन जी। मुझे गोल्ड के अगर कॉमेक्स, सबसे पहले कॉमेक्स की बात करेंगे, कॉमेक्स के चार्ट देखें तो गोल्ड का फ्यूचर अभी $1672 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये भाव मुझे 1660-62 का बहुत अच्छा एक सपोर्ट समझ आता है, जिसमें कि आने वाले आगामी 15 दिन तक के लिए मुझे ये भाव नीचे में पेनिट्रेट होते हुए समझ नहीं आते, और ऊपर में भाव दोबारा से मुझे 1700 और $1730 तक आसानी से देखे जा सकते हैं आने वाले 15 दिनों में। और अगर एमसीएक्स की बात करें तो एमसीएक्स का बाजार भी 48,700-800 का ओवरऑल मंदा नहीं होगा, और यहाँ से 49,600 और 49,900 के भाव बहुत आसानी से देखे जा सकते हैं। दर्शक भी है महावीर बेंगलुरु से, इनका सवाल भी इस तरह का ही है। नवनीत जी, अब इस सवाल का जवाब आप दीजिए, क्या एमसीएक्स पर गोल्ड आपको लग रहा है कि 48,000 तक आएगा, और चांदी भी 53,500? हालांकि चांदी इस ओर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं कर रही है और डीकपल करने की भी कोशिश कर रही है गोल्ड के मुकाबले। क्या आपको लग रहा है कि गोल्ड नीचे की तरफ 48,000 तक आ सकता है और चांदी 53,500 तक? महावीर जी का सवाल है। वेल विश्वमोहन जी, उसके तो सिंपल 2 दिन में आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि फेड किस तरह से ब्याज दर को बढ़ाती है और उसके साथ साथ कमेंट्री क्या देती है। कमेंट्री जैसे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा, बिकॉज मान लीजिए 75 बेसिस पॉइंट ही पड़ेगा, 100 बेसिस पॉइंट की संभावना करीब करीब 20% के आसपास की है, जो जनरली ट्रू नहीं होती है। बट कमेंट्री में अगर यह आया कि नेक्स्ट मीटिंग में 25, 50, 75 का थोड़ा सा एग्रेसिव स्टांस देखने मिला, तो मुझे लगता है कि एक नीजर रिएक्शन देखने मिल सकता है और वापस एक नरमी का रुख आ सकता है। बट ये सब 2-3 दिनों के बाद ही पैन आउट होगा। फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म के लिहाज से एक पुल बैक ड्यू है, और जो आप चाहे तो अगर 300-400 रुपए के लिए गोल्ड में तेजी करके पुल बैक खेल सकते हैं। ओके, लेकिन जो भी ट्रेड करे काफ़ी वॉलेटाइल रहेगा मार्केट। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करे, कोई भी एंट्री नहीं करे, क्योंकि रिस्क आप जितना कम लेंगे फिर आगे चल के आप बाजार में टिके रहेंगे, ट्रेडिंग के लिए बने रहेंगे। हीरालाल राजस्थान से हैं, इनका भी सवाल सोने चांदी को लेकर है, लेकिन ये इंट्राडे में ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं कि ताज़ा भाव पर क्या करना चाहिए। भूपेश जी, क्या सलाह देंगे हीरालाल को? जी, आज के सत्र के लिए स्पेशली बात करें तो 49,130 रुपए का गोल्ड चल रहा है अभी, और मुझे आज के सत्र में अभी थोड़ी सी नरमी समझ आती है। गोल्ड नीचे में 49,000 और 48,900 के भाव बहुत आसानी से देखे जा सकते हैं। उस भाव पर जरूर एक ट्रेडिंग बेट कर सकते हैं 48,800 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाकर, जहां से कि 49,400 तक के भाव एक पुल बैक में देखे जा सकते हैं। और चांदी को लेकर क्या टारगेट है सर आपका? जी, चांदी का बाजार अगर गोल्ड की तुलना में देखें तो गोल्ड की तुलना में देखें तो 56,600 का भाव चल रहा है, और गोल्ड की तुलना में चांदी का बाजार काफी मजबूत दिखाई देता है, और 56,600 वाला बाजार 56,200 300 के आसपास मिलता है, तो चांदी का बाजार लेना चाहिए। ऊपर में 57,000 57,100 के भाव शाम के सत्र में देखे जा सकते हैं। ओके, चलिए अब क्रूड की बात कर लेते हैं। चंद्रशेखर सर, आपसे ही पहला सवाल होगा क्रूड को लेकर। क्या लग रहा है अब किस तरह की स्थिति बनेगी आगे, और जिस तरह से आज गिरावट वापस से टिक नहीं पाई, तेजी की कोशिश भी थी, चाइना में लॉकडाउन में ढील भी दी जा रही है, वहाँ डिमांड आगे बढ़ने की भी संभावना है, लेकिन उसके बाद भी राहत नहीं मिल रही। बाजार क्या देख रहा है क्रूड का भी? क्रूड में भी बुल एंड बेयर का जो तनाव है वो जारी है। एक तरफ है डिमांड कंसर्न्स और दूसरा तरफ है सप्लाई टाइटनेस। ये दोनों का आपस में एक कंपटीशन हो रहा है। मगर मैं ये देख रहा हूँ विश्व बाजार में, क्रूड ऑयल मार्केट में जो रिस्क एपिटाइट है लोगों का वो काफ़ी कम होते जा रहा है, और जो स्पेकुलेटिव इन्वेस्टर्स है उसका स्पेकुलेटिव कैपिटल भी धीरे धीरे बाहर निकल रहा है। इसके वजह से ही जो रिस्क प्रीमियम हम देख रहे थे 2 महीना पहले तक, वो रिस्क प्रीमियम अब काफ़ी घट गया है, और डॉलर मजबूत हो रहा है, फेड का इंटरेस्ट रेट हाइक है। तो ये सब कारण को मिला करके हम देखेंगे तो एटलीस्ट इन द शॉर्ट टर्म क्रूड ऑयल काफ़ी दबाव में रहेगा, ऐसा मेरा अनुमान है। अब एक क्रूड पर एक सवाल भी है, ये अस्मिता है मुंबई से। 6,800 स्ट्राइक की कॉल इन्होंने खरीद रखी है।
460 रुपए प्रीमियम इन्होंने दिया है। भूपेश जी, अब क्या सलाह देंगे अस्मिता जी को? जी, जहां भी क्रूड में एक बार पुल बैक आता है, इन्हें प्रयास करना चाहिए कि क्रूड के पुल बैक पर इन्हें इस कॉल से एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि क्रूड का ओवरऑल ट्रेंड अभी भी नेगेटिव बरकरार है। नीचे में क्रूड इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 80 और 78 तक के भाव डॉलर टर्म्स में देखे जा सकते हैं, और एमसीएक्स की बात करें तो आने वाले दिनों में लगभग 6400 से लेके और 6300 के भाव भी आसानी से देखे जा सकते हैं। इसलिए जहां भी पुल बैक समझ आता है, वहां पुल बैक पर रहना, इनको निकलना चाहिए कॉल से। अगले दर्शक है कृष्ण हैं दिल्ली से, और मनीषा जी हैं पलवल से। दोनों लोगों का सवाल यही है, अब शाम के सत्र के लिए कॉपर में क्या करना चाहिए? नवनीत जी, क्या सलाह देंगे कॉपर में इन दोनों को? पिछले 3-4 दिनों में हमने देखा कि कॉपर में काफी उठापटक देखने को मिली है, और ऊपरी लेवल पे सस्टेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है पूरे मेटल्स कॉम्प्लेक्स में, और टाइम एंड अगेन सेलिंग देखने मिल रही है। मेरे हिसाब से सेलिंग की स्ट्रेटेजी कंटिन्यू रह सकती है, और यहाँ से हम करीब 10 रुपए का फॉल यानी 635 तक के लेवल देख लेंगे आने वाले 1-2 दिनों में। तो सेल ऑन रैली की स्ट्रेटेजी रखते हुए आप 647-48 के आसपास बेचिए, 653 का स्टॉप लगाए, 635 के भी टारगेट देख सकते हैं। ओके, कॉपर पर आपका व्यू इंट्राडे के लिए भूपेश जी? पर मेरा भी व्यू नेगेटिव रहेगा। कॉपर में 637 रुपए से लेके 633 रुपए तक के भाव मुझे आसानी से दिखते हैं, क्योंकि कॉपर का ट्रेंड ओवरऑल अभी भी नेगेटिव बना हुआ है पिछले 3-4 ट्रेडिंग सत्र से। ओके, चलिए, तो ये भी हुए। सर, कॉपर पर आपका ब्रॉडर आउटलुक क्या होगा चंद्रशेखर सर? बिल्कुल, कॉपर और एल्यूमिनियम ऐसे दो बेस मेटल्स है उन जिनका उत्पादन मैं कहता हूँ एनर्जी इंटेंसिव, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा का उपयोग होता है इनका उत्पादन में, और जैसे एनर्जी प्राइसेस कम होते जा रहे हैं तो इनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी घटेगा। एक इसके वजह से इनका ज़रा भाव में नरमी हमें देखने को मिल रहा है। दूसरा है ऑफ कोर्स रिसेशन का जो डर है, जो माहौल बन रहा है, यूरोप तो लगभग रिसेशन का दरवाजे का पास खड़ा है, और यूएस अभी सोच रहे हैं लोग कि 2023 में फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, पता नहीं कब, मगर यूएस भी रिसेशन का और बढ़ रहा है। तो ये दोनों कारण है, एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इंटेंसिव बेस मेटल्स, ये जो दोनों है वो धीरे कम हो रहा है एनर्जी प्राइसेस घटने की वजह से, और रिसेशन का जो डर का माहौल है वो भी पैदा हो रहा है। तो आई थिंक भाव में काफ़ी घबराहट है मार्केट में, इसके वजह से भाव में ज़रा नरमी देखने को मिल रहा है हमें। ओके, चलिए, अब नॉन एग्री से एग्री मार्केट की तरफ बढ़ते हैं, और सबसे पहले ग्वार की बात करेंगे। हमारे साथ रुपेश गोयल साहब भी हैं, डायरेक्टर हैं पेमराज ताराचंद, श्री गंगानगर से जुड़ गए हैं, जो ग्वार का सबसे बड़ा बेल्ट भी है देश का। रुपेश जी, स्वागत है सबसे पहले। और सर, ग्वार की जिस तरह की रफ्तार दिख रही है, ग्वारगम में देखिए 5% का जबरदस्त उछाल, 4% की तेजी ग्वार सीड में, और लगातार ये तेजी अब बढ़ती जा रही है। करीब करीब अगस्त के निचले स्तरों से 1800 रुपए से ज्यादा महंगा हो चुका है ग्वारगम। आपको क्या लग रहा है, ये तेजी टिकाऊ आपको दिख रही है, और क्या ऐसे फंडामेंटल्स बदल गए हैं, और उत्पादन को लेकर किस तरह के सेंस मिल रहे हैं जो इस तरह की तेजी दिख रही है? नमस्कार जी। नमस्कार। ग्वार के फंडामेंटल बहुत जल्दी चेंज होते हैं। ग्वार की फसल जो है वो 90 से 120 दिन की जो क्रॉप होती है, उसमें अपने पहले भी लगातार बात करते रहे हैं कि लगातार जुलाई और अगस्त में बहुत अच्छी बारिशें राजस्थान में देखने को मिली। रिकॉर्ड सोइंग हुई, 25% बिजाई जो है वो बारानी और नहरी इलाकों में फालतू जो है राजस्थान में पिछले साल के मुकाबले हुई। लेकिन अब पिछले 20 दिनों से बहुत तेज टेम्परेचर है। लेटर ऑन जो बारिशें, लास्ट की जो बारिशों की जरूरत थी, जो बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर इलाके, जहां पर 13 लाख हेक्टेयर की बिजाई जो कि जुलाई लास्ट में हुई है और जो कि नवंबर में ग्वार आएगा, उस ग्वार पे इतना जबरदस्त खतरा मंडरा रहा है। आज के दिन पौधे बिल्कुल पीले होके, सफेद होके गिर रहे हैं, और वो 13 लाख हेक्टेयर की जो बिजाई, 30 लाख कुल हेक्टेयर में बिजाई हुई है, जिसमें 13 लाख हेक्टेयर की जो बिजाई है वो ग्वार की आज शून्य होने के कगार पे है। तो आज जो बाजार पिछले 10 दिनों से जो तेजी की बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है। लेकिन आज पिछले 3 या 4 दिनों से नहरी बेल्ट है जो है गंगानगर की, हनुमानगढ़ की, वहां पर ग्वार आना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि हमारे यहाँ जो नहरी इलाके हैं वहां सोइंग मई जून में हो जाती है। अब वहां पर
किसानों से बात करने पर पता चलता है कि जो बारिशें जून जुलाई में ज्यादा हुई थी बारिशें, उस वजह से पौधों ने ग्रोथ ज्यादा किया और यील्ड कम आ रही है। जैसे आज केसरी सिंहपुर टाउन है गवर्नर डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ नए ग्वार की 170 क्विंटल आई है, लेकिन वो 125 बीघा का ग्वार है, यानी कि इसकी एवरेज प्रति बीघा सिर्फ 1 क्विंटल 25 किलो आई है, जबकि जनरली ये 3 क्विंटल बीघा की रहती है। तो नहरी इलाकों में तो यील्ड की दिक्कत है, पौधे की ग्रोथ ज्यादा बारिश की वजह से बढ़ गई और फाल कम लगा। और बरानी बेल्टों में बारिश जो कि लास्ट राउंड की उनको चाहिए, क्योंकि दोनों की सोइंग में 1 से 1.5 महीने का फर्क है, तो नहरी बीजान और बरानी बीजान दोनों पे संकट मंडराया है, इसीलिए बाजार ने रिएक्ट किया है। जो भाव 40% के करेक्ट हुए थे वो आधे वापस हो चुके हैं और आधे जल्दी और हो जाएंगे। ओके सर, हमारे साथ एक दर्शक भी हैं, पवन है हिसार से। इनका सवाल है कि दिसंबर तक इन्होंने हाजिर में बहुत सारे स्टॉक इनके पास पड़े हुए हैं ग्वार के, क्या किस तरह का आउटलुक, प्राइस आउटलुक आप यहां से देख रहे हैं ग्वार सीड में? हालांकि उस समय तक उत्पादन के नंबर पूरी तरह से साफ हो जाएंगे, अभी अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है, तो भी क्या अनुमान है आपका? आज के दिन है वो 90 लाख बोरी के आसपास रहनी चाहिए, लेकिन फिर भी अभी 10 से 15 दिन अपने को वेट करना चाहिए, क्योंकि अभी भी बारानी इलाकों में अगर बारिश हो जाती है तो रिकवरी कुछ संभव है। लेकिन इतना तय है कि इस बार जो डिमांड 1 करोड़ 25 लाख बोरी की है उससे ज्यादा फसल नहीं आएगी। कैरी ओवर स्टॉक पिछले 5 सालों का लोवेस्ट है, तो ग्वार बाई ऑन डिप्स है। 5,000 रुपए का बोर्ड प्राइस एनसीडीएस का प्राइस घटेगा नहीं, और ऊपर में इनको जनवरी फरवरी तक 6,000 रुपए के प्राइसेस मिल सकते हैं। यानी दिसंबर तक 6,000 की उम्मीद है आपके लिए, ये सलाह है। आपका अनुमान क्या है प्राइस को लेकर, ग्वार को लेकर, रुपेश जी? सर मेरे से क्वेश्चन किया आपने? हाँ सर जी, अभी अगर पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो ग्वार सीड में लगभग 10% की तेजी देखने को मिली है। 4900 वाला अक्टूबर ग्वार 5350 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 5450 के आसपास ग्वार में एक बार ओवरबॉट जोन में पहुंच जाएगा ग्वार, जहां से 100 से 150 रुपए की मंदी बहुत आसानी से देखी जा सकती है, जिसको हम मंदी कहें या पुल बैक कहें। और ओवरऑल कहें तो ग्वार में 5150 रुपए के ऊपर जब तक ग्वार ट्रेड कर रहा है तब तक इसमें मंदी ज्यादा बड़ी नहीं आएगी। चलिए रुपेश जी, आपका शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और ग्वार मार्केट की स्थिति बताई कि ग्राउंड पर वहां पर क्या चल रहा है। चलिए एग्री मार्केट को ही आगे बढ़ाते हैं और कॉटन की बात कर लेते हैं। कॉटन वायदा में हालांकि तेजी पूरी तरह से गायब हो गई। 51,000 के ऊपर के जो भाव हमने देखे थे उन स्तरों से देखिए कितना करेक्शन आ चुका है। अक्टूबर का वायदा देखिए 32,600 पे आ चुका है। हालांकि हाजिर को लेकर इससे बहुत ज़्यादा तालमेल इसलिए नहीं है कि अब नए कॉन्ट्रैक्ट जनवरी से आने वाले हैं, उससे पहले इस तरह का, लेकिन स्थिति बिल्कुल अलग दिख रही है क्योंकि यहाँ पर नई अराइवल शुरू हो रही है। उत्पादन के जो नंबर आए हैं पिछले साल से करीब करीब 9% ज़्यादा है। 118 लाख हेक्टेयर के आसपास हुआ था, जो 127 लाख हेक्टेयर के भी ऊपर पहुँच चुका है। चंद्रशेखर सर, आपकी रिपोर्ट भी है, आपको लग रहा है कि उत्पादन इस साल जो सरकार का लक्ष्य है उससे कम रह सकता है, लेकिन जो बुआई के जिस तरह के नंबर है, ऐसे में क्या लग रहा है अभी भी आप उस उत्पादन के साथ ही हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझता हूँ 235 से 335 से लेकर के 345 का बीच लाख बोरी, इतना 345 लाख बोरी का मेरा उत्पादन का अनुमान है। और एकरेज जो मैंने हमारा जो 2 हफ्ता पहले हमने किया था फोरकास्ट, उसमें भी हमने बताया एक्चुअली इसका एकरेज और भी बढ़ना चाहिए था, मगर उतना बड़ा नहीं है। मगर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि पंजाब में देयर इज अ पेस्ट अटैक ऑन कॉटन, और एक पंजाब अहम एक राज्य है जहां ज़रा नुकसान हुआ है, तो एक बड़ा रिस्क है। दूसरा है, मैं ईल्ड सभी जगह में ईल्ड ज़रा कम देख रहा हूं, तो 500 किलोग्राम प्रति हेक्टर से कम होकर के शायद 490 या 480 हो सकता है। इसी के वजह से मैं नहीं मानता हूं कि टारगेट हमारा जो है 300 लाख घाट होगा, और उससे कम 10% कम होने का संभावना मैं देख रहा हूं। ओके, यानी कुल मिलाकर ये कह सकते हैं जब अराइवल सीजन शुरू हो जाएगा अक्टूबर में, तो इनिशियली आपको दिखेगा कि दबाव ये और बढ़ सकता है, लेकिन जनवरी फरवरी की तरफ जैसे जैसे बढ़ेंगे वहां से कीमतों में तेजी आएगी। बिल्कुल। चलिए सर, अब बुआई की बात कर लेते हैं, तो धान की स्थिति की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि धान की बुआई पिछले साल से करीब करीब 19% कम है,
जो फ्राइडे को जो डेटा आए थे उसके हिसाब से 399 लाख हेक्टेयर में अब तक बुआई हुई है, जबकि पिछले साल इस दौरान 418 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई थी। और सबसे कम झारखंड और एमपी में बुआई है पिछले साल के मुकाबले। हालांकि यूपी, पश्चिम बंगाल और बिहार में भी कम बुआई है। ऐसे में क्या लग रहा है आपको, आपका अनुमान क्या है, कितना उत्पादन कम हो सकता है? मुझसे पूछ रहे हो? हाँ, ओके। सरकार का जो लक्ष्य है 112 मिलियन टन, 112 मिलियन टन। मगर मैं जैसे हमने 15 दिन पहले भी हमने चर्चा की, मेरा अनुमान है 101 से लेकर के 104 मिलियन टन का ही उत्पादन होने का संभावना है। तो अब जो बुआई के जो एकरेज के आंकड़े ज़रा बढ़ गए हैं, उसके वजह से कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी भी उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, गैंजेटिक, वेस्ट बंगाल, ये सभी जगह में बरसात कम है। और अब लेटेस्ट पिछले हफ्ते से लेकर के पंजाब में भी बरसात कम हो गया है। पंजाब इज ऑल्सो इन डेफिसिट कैटेगरी। फॉर 7 मेटेरोलॉजिकल सब डिविजन्स लाल कलर में है, डेफिसिट कैटेगरी में है। और इसमें जरूर यहाँ का जो ईल्ड है, जो पैडी ईल्ड जरूर कम होने का खतरा है। इसी की वजह से मैं ज़्यादा से ज़्यादा 104 लाख मिलियन टन का उत्पादन का इंतज़ार, मेरा फोरकास्ट है। लक्ष्य तो 112 मिलियन टन का है। ओके, चलिए अब वापस से कुछ सवाल जवाब भी फटाफट ले लेते हैं। राजेश हैं फरीदाबाद से, 47,000 स्ट्राइक की गोल्ड की पुट इन्होंने खरीद रखा है। नवनीत जी क्या सलाह देंगे इनको? 47,000। जैसे मैंने बताया कि मुझे लगता है अगले 2 दिन थोड़ा सा पुल बैक आ सकता है, तो पुट के जो प्रीमियम्स है वो थोड़े से डीके होने लगेंगे। तो अगले 2-3 दिनों के लिए पुट एग्जिट करके कॉल में शिफ्ट हो जाए, वो बेहतर रहेगा। और मे बी आफ्टर द फेड मीट वेडनेसडे के बाद में शायद थर्सडे को फिर से अगर पुट लेने लायक नौबत आएगी तो फिर पुट इनिशिएट करा जाए, बट फिलहाल के लिए कॉल बाइंग ज्यादा अच्छा विकल्प रहेगा। भूपेश जी, आपसे एक और रिपीटेटिव क्वेश्चन है कि सवाल कॉपर पे बहुत आ रहे हैं। आर्यू पटेल है अहमदाबाद से, कॉपर 646 रुपए में खरीदा है, क्या करे? और चांदी शाम के लिए क्या टारगेट है? जी, कॉपर का आज के लिए ट्रेंड अभी भी नेगेटिव बना हुआ है। नीचे में शाम के 17 में 641 रुपए से लेके 639 रुपए के भाव बहुत आसानी से देखे जा सकते हैं। इसलिए जो भी बायर हैं उनको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आज के लो का मेंटेन करके चलना चाहिए। दूसरी बात करें सिल्वर की, तो सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में आज के सत्र में मुझे अभी भी तेजी समझ आती है। ऊपर में 57,300 से लेके 57,700 के भाव बहुत आसानी से देखे जा सकते हैं। और सिल्वर में बाइंग का स्टॉप लॉस 56,340 रुपए का मेंटेन करके चले। एक दर्शक है, इन्होंने सवाल तो भेजा है, नाम नहीं भेजा है। नवनीत जी, इनके पास 780 स्ट्राइक की नेचुरल गैस की कॉल है, 6 रुपए 20 पैसे की, क्या करना चाहिए इनको? वो जीरो हो जाएगी मेरे हिसाब से। नेचुरल गैस में बहुत अच्छा करेक्शन देखने मिला है और करीब करीब 600 का भी स्तर नेचुरल गैस छोड़ चुका है। तो 700 750 वाली सारी कॉलें आउट ऑफ द मनी, डीप आउट ऑफ द मनी, और वो जीरो हो जाएगी अल्टीमेटली। जितना भी प्रीमियम लेके पोजीशन को क्लोज कर दीजिए, वो ज्यादा बेहतर विकल्प है। शुक्रिया नवनीत जी और भूपेश जी आपका, चंद्रशेखर सर आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और पूरा आउटलुक समझाया कमोडिटी मार्केट का। तो कमोडिटी निवेश को यहीं समेटते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे स्वदेश विशेष। नमस्कार।